नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648096960609797523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। 68 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए हम लगातार जो पेड क्विजेस देख रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले जो भी वीडियोस हो चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे हो तो नीचे प्लेलिस्ट में देखिए, उनके लिंक्स सबके दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और 68 बीपीएससी के लिए अगर आपको हमारे कोई पेड कोर्स ज्वाइन करने हैं तो उसके लिए कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है। आप वहां पे कॉन्टैक्ट करके एक नॉमिनल सी फी में एडमिशन लेके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करेंगे हम। कहा जा रहा है आपसे कि भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये जो है फॉरेस्ट की दिशा में जो है कुछ सर्वे वगैरह करने से संबंधित एक संस्थान है जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, ठीक। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा जो है वो कब की गई थी, ये बताना है। तो इंडिपेंडेंस 47 में हमको मिला और 48 में यानी कि 1948 में हमारे उस समय की जो कैबिनेट थी उसमें मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, इंडस्ट्रीज वगैरह के। तो इनके द्वारा जो है उस टाइम की जो सबसे फर्स्ट हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है इसको प्रेजेंट किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे ए को चुनेंगे। नेक्स्ट देखिए कि हाल ही में किस राज्य में जनजातीय लोकप्रिय त्यौहार यानी कि एक ट्राइबल जो कम्युनिटीज़ होती हैं, ठीक है, उनके द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है जिसका नाम है सोलुंग, ठीक है। तो ये कहाँ मनाया गया, तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है, ये बताना है हमको। तो देखिए जो आपने देखा मतलब पढ़ा ही होगा इसके बारे में, तो जैसे हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं स्पेशली वेस्ट बंगाल में सुंदरबन डेल्टा का जो रीजन है, ठीक है, और इधर गुजरात के रीजन में और भी जो कोस्टल रीजन्स हैं, तो यहाँ पे एक्वेटिक एक तरीके की स्पीशीज होती है, ठीक है, इकोसिस्टम ये जिसको मैंग्रोव आप कहते हैं, ठीक है। तो इसके संरक्षण के लिए एक जो और इसके इम्पोर्टेंस के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष जो है 26 जुलाई को। अगला देखिए कि झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद अब किस राज्य में यूरेनियम के विशाल भंडार हाल ही में जो है पाए गए। तो जैसे आपको पता होगा कि जो हमारा न्यूक्लियर मटेरियल होता है यूरेनियम, तो इसके जो सबसे लार्जेस्ट रिजर्व्स जैसे आपको मिलते हैं यूज़ करने के लिए झारखंड में, जैसे जाडूगुड़ा माइंस हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे राजस्थान में भी जो है यूरेनियम के हमें जो डिपॉजिट्स हैं इसके बारे में जानकारी मिली है, ठीक। तो इसमें सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे। तो ध्यान रखेंगे इसमें जो यूरेनियम प्रोड्यूसिंग या कह लीजिए यूरेनियम रिच स्टेट्स हैं, दीज आर झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सी हिंद महासागर की गर्म एवं स्थायी जलधारा है, ठीक है। तो ओशनिक करंट्स के बारे में जो आप पढ़ते हैं तो वार्म और स्टेबल करंट इंडियन ओशन में देखेंगे, तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, मोजाम्बिक जलधारा। दक्षिणी आल्प्स पर्वत जो है किस देश में स्थित है, ये बताना है। साउदर्न आल्प्स, तो ये माउंटेन रेंजेस जो हैं यहाँ न्यूजीलैंड में स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट यानी कि जैसे आप लोग भी जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या है ये पब्लिक एम्प्लॉयमेंट ही तो है, जो पब्लिक के लिए आप सर्विस कर रहे हैं गवर्नमेंट के सेक्टर में जाके। तो इसके विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता यानी कि राइट टू इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है हमारे फंडामेंटल राइट्स में, ठीक है, इक्वल अपॉर्चुनिटी का, तो इसकी समानता जो प्रदान करता है कौन सा अनुच्छेद है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो हमारा आर्टिकल है, दिस इज आर्टिकल नंबर 16। नेक्स्ट है कि लचीलापन और पुनर्निर्माण सतत विकास के लिए एमएसएमई, ठीक है, ये थीम है बेसिकली किसका, इंटरनेशनल एमएसएमई डे मनाया जाता है, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस। तो 2022 का ये थीम था। तो इसको किस दिन मनाया गया? तो 2017 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है इनके द्वारा एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जिसके द्वारा एमएसएमईज जो इंडस्ट्रीज होती हैं इनके बारे में एक तरीके से अवेयरनेस वगैरह फैलाने के लिए एक डे ऑब्जर्व किया, डेजिग्नेट किया गया बेसिकली। तो उसको ऑब्जर्व किया जाता है प्रतिवर्ष आपका जो है 27 जून को। ठीक, नेक्स्ट है प्रीतम रानी सिवाच, जिन्होंने प्रतिष्ठित 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया। तो इन्होंने जो है अपना किस क्षेत्र में योगदान दिया? तो बेसिकली प्रीतम रानी सिवाच जो है ये आपका हॉकी के खेल से संबंधित है। ठीक, अगला देखिए कि हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? ठीक है, तो फुटबॉल का अगर आपने गेम देखा होगा तो ऐसे कभी कभी बॉल उड़ते हुए आती है तो खिलाड़ी उसको अपने सिर से जो है कंट्रोल करके उसको शूट करने के लिए या फिर किसी दूसरी दिशा में मारने के लिए जो टेक्निक यूज़ करता है उसको हेडर बोलते हैं। ठीक है, तो फुटबॉल से ही संबंधित है ये। अब इस प्रश्न में देखिए कि कुछ गति लिखी हैं और उनसे संबंधित उनके जो उदाहरण होते हैं वो लिखे हुए हैं। तो उनके संबंध में कोई गलत जोड़ा है उसको हमको पहचानना है। तो पहला ही गलत हो जाएगा, लिखा है एक कोण पर हवा में फेंका गया एक पत्थर, यानी कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप एम लगा के कोई पत्थर जो है हवा में फेंकिए। तो ये जो है जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ से 30 डिग्री पे, जैसे आप यहाँ खड़े हैं 30 डिग्री पे आपने वो फेंका, तो कुछ वो ऐसे ही इस मोशन में वापस आ जाता है। तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, यानी कि परवलयाकार गति। बाकी के 3 यहाँ पे ठीक हैं, इनको देख लीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग्य उपन्यास। देखिए, जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है तो उस पूरे इवेंट के संबंध में जो आपने महाभारत की कथा पढ़ी होगी तो उसको एक तरीके से दोबारा रिक्रिएट किया गया है एक व्यंग्य उपन्यास के माध्यम से, जिसका नाम है द ग्रेट इंडियन नॉवेल, है ना। तो इसको लिखा किसने है? तो ये पुस्तक के लेखक हैं यहाँ पे शशि थरूर, जो कांग्रेस के लीडर हैं। ठीक है, आपने इनके बारे में जो है सुना होगा। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अभी इन्होंने हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष के पद का चुनाव भी लड़ा था। तो वहाँ पे ये जो है, जो इनके दूसरे सामने प्रत्याशी थे मल्लिकार्जुन खड़गे, वो जीत गए थे। ठीक है, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन इसमें डी करेक्ट था। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत टेक्टोनिक प्लेटों के संपीड़न के परिणाम स्वरूप बनता है, जिससे पृथ्वी की पपड़ी, यानी कि जो हमारा अर्थ क्रस्ट है, ऊपर पट्टी, ठीक है, उसकी बात हो रही है, उस पर बड़ी तह जैसी संरचनाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेसिकली बात ये हो रही है कि जो हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उनके कॉम्प्रेशन से ऐसे कौन से पर्वत है जिनका निर्माण हुआ है, और अर्थ क्रस्ट पे जो है जैसे इन पर्वतों की जो आकृति है वो फोल्ड टाइप की होगी। ठीक है, तो ऐसे फोल्ड माउंटेन के रूप में ये हैं आपके जो रूस में यूराल पर्वत है। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जो है, ये स्टेटमेंट हिंदी में थोड़ा इनकम्प्लीट है। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, यानी कि अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? ठीक है, तो ये आर्टिकल है हमारा 129, है ना। इसकी जो लैंग्वेज है इसको थोड़ा डिटेल में एक बार देख लीजिएगा। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? ठीक है, तो भारत में जो फेमस हमारे इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी पूछा जाता है। तो हरिप्रसाद चौरसिया जी जो हैं एक प्रसिद्ध जो है बांसुरी वादक हैं। ठीक, जुलाई 2021 में जो किरेन रिजिजू हैं, ठीक है, इनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया था केंद्र सरकार में, और उन्हें निम्नलिखित में से किस मंत्रालय का प्रभार दिया गया था? ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब अभी जो 2021 में रीशफलिंग हुई थी केंद्र सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर्स का, यूनियन मिनिस्टर्स का, तो उसमें इनको बनाया गया था कानून और न्याय मंत्री। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान में जो है ये कानून और न्याय मंत्रालय के मंत्री हैं। इससे पहले जो है ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, तो स्पोर्ट्स मिनिस्टर बना दिया गया था फिर किसको? अनुराग ठाकुर को। देखिए, तपेदिक यानी कि ट्यूबरकुलोसिस जो होता है, ठीक है, टीबी की बीमारी जो होती है, तो कैसे फैलती है मनुष्यों में? तो जो इन्फेक्टेड पर्सन होता है उसके मान लीजिए ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस है ना, उसके शरीर से मान लीजिए वो छींकने वगैरह से या किसी प्रकार से जो ड्रॉपलेट्स उस इन्फेक्टेड व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आएंगी तो उससे ये फैल सकता है। ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, आपको पता होगा ये।
नेक्स्ट है कि मून वॉक निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा है, ठीक है। तो एक फेमस जो है डांसर थे और ये मून वॉक इनकी एक डांस की स्टाइल भी थी, माइकल जैक्सन, ठीक है, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट है कि शीतकालीन ओलंपिक 2026 की मेजबानी जो है कि निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा की जाएगी। तो विंटर ओलंपिक्स की बात हो रही है, 2026 में ये होगा यहाँ इटली में। नेक्स्ट है कि अभिनव बिंद्रा की आत्मकथा का क्या नाम है, ठीक है। तो ये जो है हम इंडिया के ओलंपिक्स में जो है शूटिंग के खेल में इन्होंने रिप्रेजेंट किया और गोल्ड मेडल भी इन्होंने जीता था इंडिविजुअली 2008 में जो ओलंपिक्स हुए थे। इनकी आत्मकथा का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री। हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक राशिद खान को किस वर्ष में पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो देखिए वोकलिस्ट हैं ये राशिद खान जी, क्लासिकल वोकलिस्ट। तो 2022 में जो पद्म अवार्ड्स मिले हैं, ठीक है, इनकी लिस्ट भी हालांकि जब तक आपका एग्ज़ाम होगा तो शायद तब तक नई लिस्ट आ जाएगी 2023 की, तो फिर भी 2022 के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनको 2022 में दिया गया है पद्म भूषण, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदिर नाम से भी जो है जाना जाता था, ठीक। तो टेम्पल्स को डेडिकेटेड होता है एक प्रकार का डांस फॉर्म जिसको कहते हैं आप भरतनाट्यम, ऑप्शन ए में, ठीक है। जो हमारे भारत में क्लासिकल डांस फॉर्म्स रिकॉग्नाइज्ड हैं, वन ऑफ दोज है ये, जिसका ओरिजिन स्टेट कौन सा है, तमिलनाडु, ठीक है। और वर्तमान में भी आप देखेंगे जैसे पूछा था ना कि ये नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम ही है जो तमिलनाडु से संबंधित है और इसको पहले सदिर नाम से भी जानते थे, ठीक है। खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में, यानी कि जैसे आप इन्वायरमेंट में आप फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं ना, तो फूड चेन में देखिए कुछ यहाँ पे टाइप ऑफ इंसेक्ट्स हैं जिसको कहते हैं मिलीपेड, स्प्रिंग टेल, वुड लाइस, गोबर मक्खियाँ, यानी कि इसको इंग्लिश में जो है डंग फ्लाइज बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है स्लग, है ना, ये सब शामिल हैं। तो ये किस फूड मतलब खाद्य श्रृंखला में जो है किस स्तर पे ये लोग शामिल होते हैं, जिनका कार्य क्या होता है कि मृत और सड़ने वाले पौधों या जानवरों को खाते हैं। यानी कि फूड चेन में मान लीजिए किसी जानवर, जैसे मान लीजिए कोई गाय है उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, या कोई पौधा है सड़ गया, ठीक है, डिकम्पोज हो रहा है, तो उनको खा करके समाप्त करने का कार्य जो ये मिलीपेड, स्प्रिंग टेल, ये सब हैं, इनके द्वारा होता है। तो ऐसे जो हमारा ये आपका स्तर है इसको बोलते हैं ये डेट्रीवोरस, है ना। फूड चेन के सारे कंपोनेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये सब जो है चीज़ें पूछी जाती हैं कि किस स्तर पे क्या पाया जाता है। देखिए पीरियोडिक टेबल आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, तो उसी के संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु जिसका परमाणु क्रमांक 3 है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में अगर आपको परमाणु क्रमांक 3 पता है तो आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको एलिमिनेट करना है तो देखिए सबसे पहला होता है हाइड्रोजन, फिर हीलियम, फिर क्या होता है, लिथियम होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट होगा। फिर भी आगे देख लीजिए कि बहुत कम घनत्व वाली एक नरम चांदी की तरह एक धातु है जो पानी के साथ सख्ती से प्रतिक्रिया करती है और अगर खुले हवा में रखी है तो जल्दी से खराब हो जाती है। तो ये सब प्रॉपर्टीज हैं किसकी, लिथियम की। तो यहाँ से हम इसको चुनेंगे। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो राज्यपाल की सभी कार्यकारी शक्तियों से संबंधित है कौन सा है, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि जैसे केंद्र में सारे एग्जीक्यूटिव जो वर्क्स होते हैं किसके नाम पे होते हैं, प्रेसिडेंट के। तो ऐसे राज्य में भी स्टेट जो गवर्नर होता है उसके नाम से होते हैं, ठीक है। सभी कार्यकारी शक्तियां जो है वो राज्यपाल में निहित होती हैं, उसको एक्सरसाइज हालांकि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर हैं वो सब करते हैं। तो ऐसी शक्तियों से संबंधित जो आर्टिकल है कौन सा है, 154। अब देखिए कौन सा जल निकाय, यहाँ पे देखिए इसका ये वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है, इसको पढ़ लीजिए। इतने क्षेत्र को ये पूरे विश्व में जो है मतलब धरती पे इतने क्षेत्र को कवर करता है और वैश्विक महासागर का केवल 4.3% हिस्सा जो है उसको बनाता है, ठीक। तो ये सारी जो यहाँ पे विशेषताएं दे रखी हैं ये आर्कटिक ओशन जो है इसकी हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन सी। जुलाई 2021 में शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री बनने से पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास निम्न में से कौन सा मंत्रालय था, ठीक। तो 2021 के जुलाई का जो रीशफलिंग था, अभी हमने ऊपर किरेन रिजिजू वाला क्वेश्चन देखा था, तो उसी क्रम में यहाँ पे इनको भी, अब जो हमारे वर्तमान में एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो धर्मेंद्र प्रधान, ये आपको पता होना चाहिए। इससे पहले ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री है ना बने थे।
सॉरी हाँ, वर्तमान में शिक्षा भी है इनके पास, इसके अलावा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जो हैं ये भी हैं ये। तो उससे पहले जो मंत्रालय इनके पास थे ये मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और ये जो है नेचुरल गैस एंड स्टील है ना, ये सब चीज़ें थी इनके पास। फरवरी 2022 में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि जो NCERT है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है, कहाँ स्थित है ये? दिल्ली में। तो इसके डायरेक्टर यानी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो इनकी नियुक्ति जिस इस पद पे हुई है इनका नाम है प्रोफेसर दिनेश प्रसाद सकलानी, है ना, बी ऑप्शन। अगला देखिए म्यूरिएटिक एसिड, ठीक है, ये एक नाम है। तो यहाँ पे ये किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, फोटोग्राफिक जो वर्क्स होते हैं उसमें, कपड़ा और रबर उद्योगों में किया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो हमारा होता है इसके ये सारे अनुप्रयोग यहाँ पे लिखे हुए हैं और इसको दूसरे शब्दों में म्यूरिएटिक एसिड भी कहा जाता है। तो इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा, कभी एग्जाम में इस नाम से पूछ दे तो आप कंफ्यूज हो जाएं। आपको हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है केमिकल फार्मूला जो है वो हमको कॉमेंट करके बताना है, ठीक है। फटाफट इसको कमेंट करके बताइए। निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा लिखी है? ठीक है, तो ये आत्मकथा है इनकी साइना नेहवाल की, ठीक है। ये कौन है आपको पता होगा, बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक। नर्तकी नटराज, ठीक है, इसमें से ये जो है किस प्रोफेशन से या किस ये डांस से संबंधित हैं जो जिनको कि पद्मश्री पुरस्कार मिला था। तो ऐसा प्राप्त पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये पहले ट्रांस व्यक्ति बने, यानी कि जो हमारे थर्ड जेंडर के लोग होते हैं, ठीक है, किन्नर वगैरह के रूप में आप इनको कभी कभी आप सुनते होंगे। तो इस समुदाय से संबंध रखने वाले नर्तकी नटराज इनका नाम है, जो कि भरतनाट्यम नर्तक हैं, ठीक है। तो इनको भारत सरकार के द्वारा जो है पद्मश्री पुरस्कार दिया गया और पद्मश्री प्राप्त करने वाले ये पहले ट्रांसजेंडर बने, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किसे राजकोषीय घाटा यानी कि जो हमारा फिस्कल डेफिसिट होता है, ठीक है, वो कहा जा सकता है? तो फिस्कल डेफिसिट की यहाँ पे अगर हम देखें तो सीधे सीधे एक फॉर्मूला कह लीजिए, इसमें कुल व्यय और उसमें से घटा दीजिए उधार के अलावा कुल प्राप्तियां, ठीक है, यानी कि टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग्स, ठीक है। ऑप्शन बी को चुनेंगे। इन सबको थोड़ा डिटेल में आप अपने नोट्स में से एक बार देख लीजिएगा प्लीज। देखिए निम्नलिखित में से कौन शीर्ष 4 नागरिक पुरस्कारों जिनके की नाम देखिए भारत में जो भारत सरकार के द्वारा सबसे हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड्स प्रदान किए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे ऊपर होता है भारत रत्न पहले नंबर पे, दूसरे पे होता है पद्म विभूषण, फिर थर्ड है पद्म भूषण और चौथा पद्मश्री, ठीक। तो ये 4 अवार्ड्स जो हैं सबसे हाईएस्ट सिविलियन जो ऑनर्स हैं भारत में दिए जाने वाले वो हैं। तो अब इन दिए हुए लोगों में से कौन ऐसे हैं कि जिनको ये चारों नागरिक पुरस्कार मिले थे, ठीक। तो पंडित भीमसेन जोशी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, ठीक है। तो इन दोनों को ही मिले हुए हैं चारों अवार्ड्स। तो हम इसमें से नन ऑफ द एबव वाला आंसर चुनेंगे। देखिए निम्नलिखित में से किस सब्जी में एंथोसाइनिन नामक एक रसायन पाया जाता है, ठीक है। तो इस टर्म को ध्यान से देखिएगा। अब एंथोसाइनिन नामक रसायन होता है जो अम्ल की उपस्थिति में गुलाबी या लाल हो जाता है, उदासीन होने पर बैगनी और क्षारीय पदार्थों के साथ मिलाने पर नीला या हरा हो जाता है, ठीक। तो यह सब्जी है जो कैबेज यानी बंद गोभी नहीं होती है, तो एक नॉर्मल जो होती है वो ग्रीन कलर यानी कि हरे रंग की होती है, दूसरी होती है लाल गोभी, ठीक है। पत्ता गोभी एक लाल रंग की भी आती है, ठीक है। तो उसमें एंथोसाइनिन होता है। तो ऐसी सब्जी को जब आप एसिडिक वाली कोई चीज़ में मिलाएंगे तो गुलाबी या उसका लाल कलर हो जाएगा, न्यूट्रल सोल्यूशन में वो बैगनी होता है और बेसिक पदार्थों के साथ मिलाएंगे तो नीला या हरा रंग हो जाता है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे इसके कैरेक्टरिस्टिक हैं लाल गोभी के, ठीक। किसकी उपस्थिति के कारण? एंथोसाइनिन। देखिए हिस्टोरिकल क्वेश्चन एक है ये एक तरीके का। तो इलाहाबाद के यानी जो वर्तमान का प्रयागराज है, ठीक है, तो वहां के निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायक को उनके प्रसिद्ध समकालीन गौहर जान, ठीक है, के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था न्यू दिल्ली में, जो ब्रिटेन के किंग थे, है ना,
जॉर्ज फिफ्थ, ठीक है। तो उनके जो है स्वागत में एक मतलब प्रदर्शनी की गई जिसमें हिंदुस्तानी गायक गौहर जान और ये इन दूसरी जो थी इनका नाम था जानकी बाई, ठीक है। तो इन दोनों ने वहाँ पे परफॉर्म किया था, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद की थी जानकी बाई। अगला है कि शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, बार बार पूछे जाते रहे हैं आपसे, ठीक है। तो ये शेषाचलम जो है आपका यहाँ स्थित है आंध्र प्रदेश में। निम्नलिखित में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, ठीक है। तो लंदन में आपको पता होगा कि 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई। तो 1931 में जो हुई दूसरी वाली, उसमें गांधी जी ने भी पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। काफ़ी फेमस है, गांधी जी ने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस को। तो इसमें मौलाना आज़ाद जो है, ठीक है, ये शामिल नहीं थे इन दिए हुए ऑप्शंस में से। हरिजन सेवक संघ का पूर्व में नाम जो है क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे गांधी जी के द्वारा स्थापित एक जो है जो डिप्रेस्ड क्लासेस के लोग थे उस समय के, तो उनके अपलिफ्टमेंट के संदर्भ में हरिजन सेवक संघ का जो है स्थापना किया गया। तो पूर्व में इसको बुलाते थे ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक। 1932 में इसकी फाउंडेशन हुई थी, इसको भी ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश भारत के उस प्रांत को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना, ठीक। तो आपको पता होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो 1935 आया था, तो उसके बाद यहाँ पे प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए। तो उसमें देखेंगे तो उड़ीसा, मद्रास, सेंट्रल प्रोविंस, यहाँ पे कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट बनी। मुस्लिम लीग की बन गई थी बंगाल में, ठीक है। तो आप जरा हमको ये कमेंट करके बताइए कि कितने राज्यों में कांग्रेस की जो सरकारें हैं वो बनी थी, ठीक, ये बताइए जरा। कथन नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना यानी मोहम्मद अली जिन्ना की बात हो रही है, एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। किसके द्वारा व्यक्त किया गया था ये बताना है। तो ये फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम का स्टेटमेंट है मोहम्मद इकबाल का, ठीक है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे, यानी कि जो क्रिप्स मिशन भारत आया था तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो रिप्रेजेंट किया था, है ना, जो नेगोशिएटर्स थे इनकी तरफ से, ये जवाहरलाल नेहरू और ये मौलाना आज़ाद जी थे, ठीक है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं, ठीक है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो है 1942 का, इससे संबंधित है ये, ऑप्शन बी, ठीक है। यहाँ पे उस टाइम बॉम्बे के रीजन में जो है अंडरग्राउंड रेडियो ऑपरेशंस वगैरह के वजह से ये जो काफ़ी एक्टिव रही उस पूरे मूवमेंट में, तो इस वजह से ये चर्चा में रही थी, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है कि आई एम नो मसीहा, इस शीर्षक के साथ आत्मकथा जो है किसने लिखी है। तो ये ऑटोबायोग्राफी है ये सोनू सूद की, ठीक है। कोविड-19 का जो पैंडमिक था तो उस दौरान लोगों की काफ़ी ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन हेल्प की थी इन्होंने, और उसी के बाद इन्होंने जो है अपनी एक पुस्तक निकाली थी ये, जो कि इनकी आत्मकथा है आई एम नो मसीहा। अगला देखिए एक्वारेजिया, ठीक है, एक अम्लीय संक्षारक और ऑक्सीडेटिव मिश्रण है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड बेसिकली यहाँ पे यूज होता है टर्म। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी मात्रा और कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड की एक मात्रा, यानी कि रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये होती है इसमें एक्वारेजिया में, और एक्वारेजिया का यूज़ क्या होता है, यहाँ लिखा है कि अक्सर सोने और प्लैटिनम को भंग करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक्वारेजिया का जो यूज़ है, तो ये जो आपके सुनार वगैरह होते हैं ना, तो यहाँ पे जो सोने और इस तरीके की चीज़ें हैं इन सबको कह लीजिए क्लीन करने, मॉडिफाई करने या और तरीके को जो यूज़ होते हैं उनके, उसमें एक्वारेजिया को यूज़ करते हैं। तो इसमें होता क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है 3 यूनिट और ये नाइट्रिक एसिड का 1 यूनिट, ठीक है। तो ये रेशियो होता है, तो इसमें से बी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न देखिए कि वह धन जिसे भुगतानकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच विश्वास के कारण विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमको कमेंट करके बताइए, क्या होगा, ए, बी, सी या डी, या फिर नन ऑफ द एबव, ठीक। तो यहाँ पे हमने आज के वीडियो को कंप्लीट किया है। सारे क्वेश्चंस को देख लीजिए और प्लीज़ मैंने जो आपसे पूछे हैं वो कमेंट करके बताइए। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।